नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे आरएल परिपथ। तो कल हमने किसकी बात की थी? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, दूसरा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और 3 नंबर किया था शुद्ध धारितीय परिपथ। तो वो शुद्ध एकदम एल, आर और सी तीनों का अलग अलग किया था। तो अब हम लेंगे मिक्सचर परिपथ अर्थात आर एल परिपथ, जिसमें आर यानी प्रतिरोध और एल यानी प्रेरकीय कुंडली, ये दोनों लेंगे इसमें। ठीक है, तो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे आर एल परिपथ। तो हेडिंग डाल लेंगे सबरू आर एल परिपथ। तो इसमें सर्वप्रथम देखो इसका परिपथ चित्र समझेंगे भाई। ये तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध, ठीक है, इस प्रकार आर, और ये जुड़ा हुआ है प्रेरकीय कुंडली, ये प्रेरकीय कुंडली, ये हो गई एल। ठीक है, ये वोल्टता स्रोत V जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? VR। ठीक है, और ये L प्रेरकीय कुंडली पर विभवांतर क्या होगा? VL। ठीक है, दोनों को एक साथ विभवांतर क्या होगा? VRL। ठीक है, दोनों का विभवांतर। तो इसके बाद में ये हो गया इसका परिपथ चित्र, और इसके बाद में हम करते हैं इसकी थ्योरी लिखेंगे सर्वप्रथम, फिर इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना चित्र अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R व प्रेरक कुंडली L को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V हो। ठीक है, हम इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R और प्रेरक कुंडली L को दोनों को जोड़ देते हैं। ऊपर डायग्राम में हमने समझ लिया है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वैल्यू क्या होगी? V। तो V की वैल्यू होगी Vm साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, इसके बाद देखो, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा हुआ है ना, इसके कारण परिपथ में क्या धारा प्रवाहित होगी? I। ठीक है, इसके बाद देखो, जिससे R यानी प्रतिरोध व प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर VR और दूसरा VL प्राप्त होता है। यानी कि जैसे इसमें परिपथ में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें R व प्रतिरोध व प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? VR व VL होगा। इसके बाद देखो, RL परिपथ में परिमाण विभवांतर VRL का मान सदिश आरेख से याद करते हैं। यानी कि जो एक का विभवांतर क्या होगा? VR और दूसरे का VL, तो इसका जो परिमाणी विभवांतर याद करेंगे ना VRL, वो क्या होगा? वो सदिश आरेख से याद करेंगे। जो किस प्रकार करेंगे देखो, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, इसके बाद में यह विभवांतर है प्रेरकीय कुंडली का, और यह है VR प्रतिरोध का। ठीक है, तो परिणामी जो सदिश निकालेंगे तो क्या होता है? दो सदिशों का योग, और इसका फिर ले लेंगे परिमाण तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो VRL इन परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो VR का स्क्वायर दूसरा VL का स्क्वायर, और रूट ले लेंगे इसका परिणामी लेंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद देखो आगे, अतः RL परिपथ में परिणामी विभवांतर VRL हो तो VRL बराबर VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और फिर यानी दोनों का वर्ग भी ले सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, उस प्रकार निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो VRL का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और ये रूट इधर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो उल्टी घात हो जाएगी, यानी 1/2, और 1/2 को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इसके बाद VRL, VR का मतलब विभवांतर किसका? प्रतिरोध का। वो क्या होगा? ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, और दूसरा
इन प्रेरक कुंडली का विभवांतर क्या होगा, आई एक्स एल। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करने पर, जैसे इसको इक्वेशन ए मान सकते हैं, और इक्वेशन ए में जब ये वी आर और वी एल की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, आई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आई स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये किए टर्म ये है जस्ट। इसके बाद में आई को बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये आई बच जाएगा आई स्क्वायर को। ठीक है, और ये बच जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस आई को इसको अपॉन में लेके आएंगे तो ये देखो अपॉन में आ गई आई यहाँ पर, और ये बच गया सीधा एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो आर एल परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, जेड से दर्शाते हैं आर एल की परिपथ की, तो V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ प्रतिबाधा किससे दर्शाते हैं, जेड से, तो इसको जेड से दर्शाने के बाद वी आर एल बराबर क्या आ जाएगा, अपॉन आई, नीचे ले जाएंगे तो ये जेड प्राप्त हो जाएगी। ये ओम के नियम से डायरेक्ट प्रतिबाधा निकालेंगे तो वी आर एल अपॉन आई बराबर जेड। ठीक है, इसके बाद देखो अब इस टर्म को देखो एक बार, अब देखो ये वी आर एल अपॉन आई है, इसको जेड लिखने पर एज इट इज आ गई, ये टर्म ऐसे कैसे आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक्स एल की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करने पर, इसमें एक्स एल की वैल्यू पुट करने पर, पुट करेंगे तो देखो भाई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगी जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे सेकंड। इसके बाद देखो जो कि आर एल परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। ठीक है, चित्र से देखो ये इस प्रकार था, डायग्राम इस प्रकार था, मैं एक बार बना देता हूँ। इधर वी एल था और इधर था वी आर। ठीक है, और ये परिणामी क्या था, वी आर एल। तो tan थीटा बराबर क्या होती है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर वी एल और आधार क्या है वी आर। ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू यहाँ से बना हुआ कोण क्या होगा, फाई। ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है वी एल और आधार की वैल्यू है वी आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ओके। इसके बाद देखो वी एल की वैल्यू लिखेंगे तो आई आर, तो आर की जगह क्या है एक्स एल प्रेरक कुंडली के लिए। ठीक है, और ये वी बराबर आई आर एज इट इज है। ठीक है, प्रतिरोध के लिए, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर बच जाएगा tan फाई की जगह। तो भाई यहाँ से फाई की वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो ये देखो tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर, इक्वेशन दे देंगे इसे 3 नंबर। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, देखो आर एल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से फाई कलांतर कोण पीछे होती है, अतः प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर लेंगे तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इक्वेशन दे देंगे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर दे देंगे। यहाँ तक आ गया समझ में, ओके। तो इस प्रकार आर एल परिपथ के लिए हम यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आया समझ में, ओके। अब इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं आर सी परिपथ। वो क्या होगा देखिए, आर सी परिपथ, सभी हेडिंग डालेंगे। सर्वप्रथम आर सी परिपथ क्या होता है देखिए, इसमें सेम उसी की तरह आर तो यानी प्रतिरोध तो ये जुड़ा हुआ है आर, ठीक है, और संधारित्र सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार इसमें प्रतिरोध व क्या जुड़ा था प्रेरक कुंडली, उसी प्रकार इसमें प्रतिरोध व संधारित्र है, सिंपल है। तो इसमें प्रतिरोध विभवांतर क्या होगा वी आर होगा, और इसमें विभवांतर वी सी होगा, और दोनों का क्या होगा वी आर सी। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत क्या लगा हुआ है, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ये होगा इसका परिपथ चित्र। ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो सर्वप्रथम देखो, माना चित्र अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में
प्रतिरोध R व संधारित्र C को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V हो तो V बराबर Vm sin ओमेगा t इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद देखो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में I धारा गमन करती है या प्रभावित होती है, जिससे R व C के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है जो क्रमशः VR व VC है। ठीक है, इसके बाद देखो RC परिपथ का परिणामी विभवांतर VRC का मान सदिश आरेख से याद करते हैं। उसी प्रकार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, सदिश नियम से उसी प्रकार पाइथागोरस से भी सिंपल कर सकते हैं या सदिश नियम से भी। सदिश नियम क्या होता है कि दो का योग तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टता VR का मान व प्रत्यावर्ती धारा IM का मान समान कला में होते हैं। यानी VR बराबर भी क्या होता है Vm साइन ओमेगा t और I बराबर भी क्या होता है Im साइन ओमेगा t, यानी दोनों का जो कला कोण है ना वो सेम होता है। ठीक है, इसके बाद देखो M इसके x एक्सिस पर लिया जाता है, यानी कला कोण है जो किस पर लिया जाता है x एक्सिस पर लिया जाता है, जबकि C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC है, यानी धारिता यानी कि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना है VC है। आगे धारा से π/2 कलांतर पीछे रहता है, यानी जो उत्पन्न विभवांतर VC है ना धारा से π/2 कलांतर पीछे होता है, इसलिए VC को y एक्सिस पर लेते हैं। किस पर लेंगे y एक्सिस पर, क्योंकि ये π/2 कोण पीछे रहता है। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास है, देखो ये हमारे पास है y एक्सिस। ठीक है, ये है y डैश एक्सिस, यानी जस्ट सामने वाली, ये होरिजन है मूल बिंदु और ये है x एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जो π/2 कोण क्या होता है पीछे होता है VC विभवांतर, इसलिए ये क्या लेंगे y डैश एक्सिस पर लेंगे, y डैश एक्सिस पर विभवांतर लेंगे तो देखो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो VC है क्या आएगी y डैश पर। ठीक है, अब परिणामी हमें याद करना है, तो अब ऊपर नहीं याद करेंगे नीचे करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर y डैश और x एक्सिस में बात हो रही है दोनों में, तो दोनों में जब भी आएंगे जब यहाँ पर विभवांतर प्राप्त होगा, तो ये होगा VC संधारित्र का विभवांतर और ये है प्रतिरोध R का विभवांतर, तो यहाँ पर लेंगे तो VRC बराबर VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, परिणाम ये आ जाएगा। ठीक है, और बना गया कोण ये आ जाएगा फाई। ठीक है, यहाँ पर IM मैक्सिमम करंट, ये x एक्सिस। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसके बाद अतः RC परिपथ में परिणामी विभवांतर VRC हो तो चित्र से VRC बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे। ये सदिशों के नियम से भी लिख सकते हैं हम और पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखो चूंकि V बराबर IR होता है। ठीक है, तो R के लिए लेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा, संधारित्र के लिए लेंगे तो ये IX ही आएगा, क्योंकि उसकी संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है X ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद इस इक्वेशन में VR व VC की वैल्यू पुट करने पर देखो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर X स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो देखो भाई यहाँ I कॉमन लेंगे तो रूट से कैंसिल आउट होके बाहर I आ जाएगा I स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा एज इट इज, एक सेकेंड, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, अभी एज इट इज देखो इसके बाद में इस I को इसके अपोन नीचे लाएंगे तो देखो क्या होगा VRC अपॉन I बराबर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर रूट। अब हम जानते हैं RC परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है Z, तो VRC अपॉन I की वैल्यू को क्या लिख देंगे Z लिख देंगे। देखो इसको Z लिखने पर, ठीक है, इसको लिख देंगे Z।
इसको तो लिख देंगे z, और इसके बराबर आ जाएगा z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे सेकेंड। अब इसके बाद देखो, हम जानते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रेरक कुंडली की धारिता के लिए जो प्रतिघात होगी वो क्या होगी, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/ओमेगा²c² एज इट इज रखने पर इक्वेशन हो जाएगी 3 नंबर। इसके बाद जो कि आरसी परिपथ की प्रतिबाधा के सूत्र को दर्शा रही है, इसका सूत्र है। ठीक है, आगे देखो, यदि आरसी परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर फाई हो तो चित्र से tan फाई बराबर VC/R क्या होगा, देखो वो चित्र से लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार लगाएंगे तो लंब तो क्या होगा VC और आधार क्या होगा VR। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो VC की वैल्यू IXC। ठीक है, और इसकी VR की वैल्यू ओम के नेम से V बराबर IR, तो IR पुट कर देंगे। I से I कैंसिल आउट, tan फाई बराबर बच जाएगा XC/R, और फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स XC/R। इक्वेशन दे देंगे 4। इसके बाद देखो, आरसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से फाई कोण आगे होती है, तो इसमें फाई कोण आगे, ये फाई कोण आगे होती है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, IM sin ωt प्लस फाई, इक्वेशन दे देंगे 5। ठीक है, तो ये आरसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से फाई कोण आगे होती है, उसका फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ कर ली अभी, तो एक तो RL और दूसरा आरसी परिपथ। ठीक है, तो अब तीसरा करते हैं हम। देखो, इसका नाम है LCR, यानी तीनों को सम्मिलित कर लिया यहाँ पर। L यानी प्रेरक कुंडली, C यानी धारिता अर्थात संधारित्र, ठीक है, और R यानी प्रतिरोध। तीनों को एक साथ जोड़ने पर श्रेणी क्रम में उसमें वोल्टता स्रोत V बराबर VS sin ωt लगाने पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है मेरे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो डायग्राम समझ लेंगे। ये तो प्रेरक कुंडली लगी हुई है, ये है धारिता यानी संधारित्र। ठीक है, और ये है प्रतिरोध, तो इसका भी विभवांतर तो क्या होगा VL, और इसका भी विभवांतर क्या होगा VC, और इस पर भी विभवांतर सिरों पर क्या होगा VR, और तीनों का लेंगे तो VCR। ठीक है, तीनों का लेंगे तो ये V बराबर VM sin ωt। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो, माना चित्र अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरक कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं। इसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V हो तो V बराबर VM sin ωt, इक्वेशन 1 नंबर दे देंगे। इसके बाद देखो, इस वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में I धारा गमन करती है, जिससे L, C और R के सिरों पर विभवांतर क्या उत्पन्न होगा, VL, VC और VR उत्पन्न होता है। इसके बाद LCR परिपथ के सिरों पर परिणामी विभवांतर क्या होगा, VLCR। ठीक है, हो तो इसका मान सदिश आरेख से प्राप्त करते। सदिश आरेख से वो क्या कि A² प्लस B² बराबर C², सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो, अतः LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर VLCR हो तो सदिश आरेख से किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो, ये तो हमारे पास है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, इधर VL है विभवांतर, इधर VC है, ठीक है, और इधर है VR। तो यहाँ पर देखो VLCR तीनों का परिणामी विभवांतर याद करेंगे तो देखो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस, एक सेकेंड,
वी एल माइनस वी सी, दोनों का, यानी कि दोनों का परिणाम याद कर लिया, वी एल और वी सी का, और दोनों का फिर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो ये वी एल माइनस वी सी है, यानी वी एल में से वी सी को घटा देंगे जितना, तो परिणाम ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वी सी है, यहाँ पर सी। ठीक है, तो विभवांतर देखो किस प्रकार होगा। विभवांतर वी एल सी आर क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, और दोनों का क्या होगा, रूट ले लेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो। इसके बाद वी आर की वैल्यू लिखेंगे तो देखो वी बराबर आई आर ओम के नियम से। ठीक है, और वी एल का लिखेंगे तो आई एक्स एल, इन प्रतिघात क्या होगी, प्रेरक कुंडली की एक्स एल, और इसी प्रकार संधारित्र की क्या होगी, एक्स सी प्रतिघात। ठीक है, तो वी सी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आई एक्स सी। अब ये समस्त वैल्यू इस इक्वेशन में ए में पुट करने पर देखो क्या प्राप्त होगा। देखो इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो वी एल सी आर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी एल की आई एक्स एल। ठीक है, और इसकी पुट करेंगे तो आई एक्स सी। ठीक है, सभी का स्क्वायर कर देंगे, और इसमें आई सभी में स्क्वायर करके बाहर लाएंगे तो आई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर आई बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एज इट इज, अब इसको आई को इधर लेके आएंगे तो ये अपोन में आ जाएगा टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई में है इसलिए। अब इसको लिख देंगे हम एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, उसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो यहाँ इस टर्म की जगह जेड लिखने पर, इसकी जगह जेड लिखने पर देखो क्या आ जाएगा, जेड बराबर एज इट इज टर्म इक्वेशन दे देंगे 2, जो कि एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा के सूत्र को दर्शा रही है। ठीक है, जहाँ एक्स एल बराबर क्या है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये प्रतिघात है इसकी, एल की प्रेरक कुंडली की और सी यानी संधारित्र की। अब इक्वेशन 2 में देखो वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू पुट करने पर देखो एल सी आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर फाई हो तो आर एक से देखो फाई होगा तो tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। वही लाल बटे कक्के से लगाएंगे, लाल बटे कक्का, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू तो प्राप्त हो जाएगी। देखो लंब बटे आधार, तो लंब की क्या प्राप्त हो जाएगी वैल्यू, वी एल माइनस वी सी, और आधार की वी आर। ठीक है, आगे देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम एज इट इज, ऊपर से वैल्यू पुट करने पर तो आई से आई, तो यहाँ पर यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो देखो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, और फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इधर आएगा, तो ये tan इनवर्स में बदल जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 4, जिसको क्या कहेंगे, देखो समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि एल सी आर परिपथ में प्रतिबाधा व कलांतर फाई का मान तीनों अवयव एल एक्स एल एक्स सी व आर पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ आर और ले लेंगे, आर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एल सी आर परिपथ के लिए निकाल लिया, एक बार एल और आर के लिए, एक बार सी व आर के लिए। तो तीनों के लिए हमने मिक्सचर परिपथ के लिए क्या निकाल लिया, फाई का मान निकाल लिया और आई का मान निकाल लिया। ठीक है, इन मिक्सचरों में जेड प्रतिबाधा प्रतिघात का मान या प्रतिबाधा का जैसे भी मान वैल्यू पुट करना हो वैसे ही कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक कर लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखो बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या होती है, देखिए अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। देखिए दोबारा समझेंगे इसको, अर्ध शक्ति यानी कि अर्ध शक्ति बिंदु के संगत, यानी कि एक शक्ति का मान हमारे पास क्या है F1, एक पॉइंट के सापेक्ष आवर्ती है हमारे पास F1 और दूसरी आवर्ती है F2। तो दोनों में यानी F2 माइनस F1 से
व्यक्त करते हैं बैंड चौड़ाई को, दोनों में से घटा देंगे तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1 हो जाएगा बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1। इसके बाद देखो अर्ध शक्ति बिंदु के लिए IRMS ये क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो इसकी IRMS की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम की √2 होगी अर्ध शक्ति बिंदु के लिए। तो इसको आगे थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू तो लिखेंगे ये V/R के हिसाब से, और ये मैक्सिमम लेंगे तो VRMS/R लिख देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो RMS से RMS कैंसिल आउट। इसके बाद देखो √2R एज इट इज है, और ये ऐसे कैसे, इसके बाद इसका वर्ग कर देंगे, पूरी टर्म का वर्ग करेंगे तो देखो वर्ग करने पर 2R² हो जाएगा इसका तो, और इसके बाद R को इधर लेके आएंगे तो 1R से 1R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1R बच जाएगा। इसके बाद स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +-R। इक्वेशन दे देंगे सेकंड। अब इसके बाद देखिए एक बार तो बिंदु ए के लिए ले लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 1 मान लेंगे, और दूसरे बिंदु के लिए 2 ले लेंगे। ठीक है, तो एक बिंदु के लिए लेगा तो ω1L माइनस 1/ω1C-R इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3 दे देंगे। इसके बाद देखिए बिंदु 2 के लिए लेंगे तो देखो बिंदु 2 के बी के लिए लेंगे तो ω2 ले लेंगे। ठीक है, और वो प्लस वाली टर्म ले लेंगे इसमें R, तो इक्वेशन दे देंगे 4। इसके बाद इक्वेशन 3 व 4 को जोड़ेंगे। देखो इक्वेशन 3 क्या है, ω1L माइनस 1/ω1C, और इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसको जोड़ने के बाद देखो आगे इसमें L कॉमन ले लिया, एक तो इस टर्म को ले लिया एक इस टर्म को, इसमें L कॉमन लेने के बाद ω1 + ω2 माइनस ऐसे कैसे 1/ इस टर्म में और इस टर्म में 1/C कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/ω1 + ω2 इक्वेशन बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इसको इधर लेके आएंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होने के बाद देखो इसका लघुत्तम समापत यानी कि LCM ले लेंगे तो देखो ω1 ω2, तो ये आ जाएगा, इसमें भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, ω2 आ जाएगा। ठीक है, तो ω2 + ω1, लेकिन हम इसको पहले ω1 को भी लिख सकते हैं ω2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन जब LCM लेंगे तो इसकी वैल्यू इस प्रकार ही फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बराबर है ω1 + ω2, और ये आ जाएगा LC बराबर 1/ω1 ω2। तो ω1 और ω2 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर तो ये आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। LC लेंगे तो क्या आ जाएगा, ω1 ω2 नीचे आएगा, और इसको वज्र गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ 1 ले लेंगे और वज्र गुणा करने पर ω1 ω2 बराबर 1/LC। इक्वेशन दे देंगे 5। एक बार घटाने के बाद देखो सेम उसी प्रकार घटाने के बाद क्या आ जाएगा, देखो इसी एज इट इज आ जाएगा टर्म, तो ऐसे ये LCM ले लिया यहाँ पर सेम, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके बराबर ये प्राप्त हो जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई ये छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पर ये आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई में आएगा। इक्वेशन 5 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगी LC। ठीक है, तो C से C कैंसिल आउट, L + L क्या हो जाएगा 2L, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ω2 - ω1 बराबर R/L। ठीक है, ω2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2πf2, यानी आवर्ती क्या होगी, कोणीय आवर्ती, ये रेखीय आवर्ती होगी f2, और इसकी होगी 2πf1। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कोणीय आवर्ती ω बराबर 2πf, रेखीय आवर्ती में संबंध होता है, तो 1 के लिए लेंगे तो f1 ले लेंगे, और 2 के लिए लेंगे तो f2 ले लेंगे, सिंपल। इसके बाद ω2 और ω1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2πf2 - 2πf1 बराबर R/L। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये अपॉन में यहाँ पर चला जाएगा टर्म,
ठीक है। ये ऊपर टर्म में इधर दिखा देता हूँ, 2 पाई कॉमन लिया तो F2 माइनस F1, ठीक है, R/L। इसके बाद देखो 2 पाई इसके नीचे चला जाएगा तो F2 माइनस F1 बराबर R/2 पाई L। इक्वेशन फर्स्ट से देखो इसकी वैल्यू F2 माइनस F1 बराबर क्या दर्शा रहा था, बैंड चौड़ाई दर्शा रहे थे हम, ओमेगा, ठीक है, बैंड चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो बैंड चौड़ाई, तो हमें यही फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 पाई R/L। इक्वेशन दे देंगे 6 से दे देंगे साइड, या अपने आप से भी आप इक्वेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर हमें बैंड चौड़ाई की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, और ये डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इस सूत्र को याद रखिए कि बैंड चौड़ाई बराबर 1/2 पाई R/L, ठीक है भाई। इसके बाद में हम करते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है देखिए भाई, हेडिंग डालेंगे सर्वप्रथम सभी शक्ति गुणांक। देखो क्या होता है, इसको कोस फाई से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। देखो शक्ति गुणांक का मान परिपथ में जुड़े अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखो कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, औसत एवरेज शक्ति, ठीक है, तो इसको लिख देंगे P, ये ऊपर लगा देंगे एवरेज का चिन्ह बार, ठीक है, और नीचे लेंगे P आभासी शक्ति को लेंगे वर्चुअल का मतलब VIR, ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखकर शुरू वाले 3 अक्षर ले लेंगे वर्चुअल की, अर्थात आभासी शक्ति। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये छोटा क्वेश्चन आता है इसलिए हम इतना ही करेंगे। आगे देखिए, इसके थोड़े मात्रक वगैरह भी देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति m आभासी शक्ति के अनुपात को पावर कोफिशिएंट कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसके बाद देखो, यह एक मात्रकहीन राशि होती है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि शक्ति से शक्ति का मात्रक कैंसिल आउट हो जाता है। आगे देखिए, m शक्ति गुणांक का मान न्यूनतम मान 0 व अधिकतम मान 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति गुणांक का मान होता है ना, वो न्यूनतम तो 0 हो सकता है और अधिकतम 1 हो सकता है, अर्थात नेगेटिव में नहीं जाएगा और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ये याद रखना है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए भाई, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक 0 हो तो उस परिपथ की औसत शक्ति भी 0 होगी। एम इस स्थिति में ऊर्जा व्यय यानी ऊर्जा की जो खर्च होगी ना वो भी 0 होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ के पास शक्ति नहीं होगी, तो इस स्थिति में ऊर्जा व्यय नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जब शक्ति नहीं होगी तो वो खर्च कहाँ से करेगा, अर्थात ऊर्जा व्यय कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ गया ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर को करते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर हेडिंग डाल लेंगे। ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करती है, इस युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस प्रकार है, जैसे देखो, इसकी सर्वप्रथम रचना व बनावट देखते हैं। इसके बाद इसकी बनावट देखो। ट्रांसफार्मर में आयताकार या अन्य आकार की एक लोहे की पटलित रोड यानी रोड भी कह सकते होती है, जो एक दूसरे पर परत दर परत के रूप में रखी होती है, परत दर परत, और इन प्लेटों के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ रखा होता है। इसके बाद देखिए, आयताकार पटलित लोहक रोड पर विद्युत रूप तांबे के तार इस प्रकार लपेटे जाते हैं कि कुंडली बनाई जाती है, यानी लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं। जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। एवं जिस कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहा जाता है या कहते हैं। यानी जिस पर तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को जोड़ा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। और जिस पर निर्गत वोल्टता यानी कि सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, सेकंड कुंडली या द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ये होगी इसकी बनावट। ये देख लीजिए, इसमें परत दर परत क्या होता है,
इस प्रकार होता है पदार्थ, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की बनावट होती है। अब आगे देखिए, ये होती है प्राथमिक कुंडली, ठीक है। ये होती है प्राथमिक कुंडली, ये होती है सेकेंडरी कुंडली या द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है और इसमें निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है एवं द्वितीयक कुंडली के सिरों पर Vs वोल्टता प्राप्त की जाती है, जिसे निर्गत वोल्टता कहते हैं। और जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को चालू किया जाता है, यानी जब उसे कुछ करंट दिया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या प्रवाहित होती है? करंट प्रवाहित होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे जैसे करंट प्रवाहित होगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह द्वितीय कुंडली से होकर गुजरता है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होगा, ठीक है। जिसके कारण फैराडे के द्वितीय नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं इस विद्युत वाहक बल की आवृत्ति के बराबर होती है। एवं ट्रांसफार्मर की पटलित लोहे क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स में कुछ ह्रास होता है, यानी ह्रास कम होता है, ठीक है। इसके बाद यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? Np हो और वोल्टता क्या हो? Vp प्राइमरी, P यानी प्राइमरी, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल Ep हो। और दूसरे में लेंगे तो दूसरी कुंडली में क्या लेंगे? इस प्रकार द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या लेंगे? सेकेंडरी Ns, वोल्टता लेंगे Vs और प्रेरित विद्युत वाहक बल लेंगे Es, ठीक है। तो देखो, अतः प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के प्रथम नियम से न, तो Ep बराबर क्या होगा? N चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है। और ये क्या है? नेगेटिव, यानी उसी का विरोध करता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें द्वितीय कुंडली के लिए लेंगे तो Es और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या लेंगे? Ns और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर सेम होगी, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देने पर देखो, Es बराबर Ep और Ns बराबर Np। अब इसके बराबर देखो, चूँकि हम जानते हैं प्राथमिक कुंडली में जितनी वोल्टता होगी उतनी क्या होगी? इसमें विद्युत वाहक बल होगा। तो ये दोनों बराबर लेने पर, इसी प्रकार सेकंड कुंडली में बराबर लेने पर देखो, तो Es की वैल्यू तो लिख देंगे Vs और Ep की वैल्यू Vp। तो इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखो, 3 व 4 को बराबर रखेंगे तो Vs बराबर आ जाएगा Vp और Ns बराबर Np। इक्वेशन 5, यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति का ह्रास 0 हो तो Pi बराबर P आउटपुट जितनी होगी, जितनी बाहर आएगी, तो ये Vp Ip और Vs Ip दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Vs अपॉन Vp की वैल्यू क्या लिखेंगे? Ip अपॉन Is। तो देखो, ये तमाम वैल्यू इसमें रखने पर इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। तो इक्वेशन 7 दे देंगे। इसको क्या कहेंगे? देखो, समीकरण 7 से स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मर में द्वितीय को प्राथमिक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का अनुपात फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर व धारा के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। जैसे इसमें S है तो इसमें P आ गया, तो इसमें S नीचे है, तो इसका मतलब व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। अब देखो, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा लेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई क्या होता है पहले देखिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब निम्न से उच्च की ओर, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns का मान प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या से अधिक होता है। इसके बाद दूसरा आता है, हाँ, इसमें ये थोड़ी कंडीशन और ध्यान रख लें। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी कुंडली में वोल्टता ज़्यादा होती है, फेरों की संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन करंट की वैल्यू कम होती है। अपचाई के लिए देखो, ऐसी ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को उच्च को निम्न में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अपचाई। इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन लेंगे तो
देखो ये फेरों की संख्या कम हो गई तो वोल्टता भी कम हो गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और करंट की वैल्यू कम हो गई इसमें, ठीक है। ये कंडीशन इसकी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को समझे होंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट किए थे। पहला पॉइंट किया था, देखो पहला किया था RL परिपथ, ठीक है, इसके लिए करंट की वैल्यू निकाली थी। दूसरा किया था RC परिपथ, ठीक है, इसके लिए भी कंप्लीट बात की थी। यहाँ पर फाई की वैल्यू निकाली थी और आई की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और तीसरा लिया था LCR, इसकी भी कंप्लीट बात की थी। यहाँ पे फाई की वैल्यू भी निकाली थी और यहाँ पर प्रतिबाधा Z की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, ठीक है। सर्वप्रथम तो ये 3 टॉपिक किए। उसके बाद में हमने किया 2 छोटे छोटे टॉपिक, एक तो बैंड चौड़ाई क्या होती है और एक दूसरा शक्ति गुणांक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने किया ट्रांसफार्म की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी बनावट किस प्रकार होती है और किस प्रकार उसकी कार्यविधि होती है। और उसके बाद में ट्रांसफार्म 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्म, जिसकी कंप्लीट व्याख्या की। तो आई होप आप इन 6-7 पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारे साथ इसी प्रकार प्यार बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।